हेलो एवरीवन। रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस ऑन एग्जामिनेशन टॉपिक के बारे में पहले हम समझेंगे। हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस मतलब उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट्स दिए, डिफरेंट कमीशंस या कमिटीज़ हैं किस पे, ऑन एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैं बताना क्लियर करना चाहती हूँ पहले कि ये जो चारों है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, एनपीए, एनसीएफ, ठीक है। इन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में क्या बोला वो हमें बोलना है। अगर उन्होंने जनरल दिया होता रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस इन चारों के, तो हमें जनरल इनके बारे में लिखना था, लेकिन हमें बताना है इन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में क्या बोला। ठीक, यहाँ पे मैं पहले बोलूँगी, अगर वहाँ पे आपको लगा कंटेंट इस इन पेजेस से कम है तो फिर हम और ऐड करेंगे, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी नोट्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हुआ, कोई मार्क्स भी उसके कम हुए, तो बस आप ऑन एग्जामिनेशन वाला लिखेंगे, बाकी आप जनरल वाला नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर बड़ा हुआ, आपको लगा आपने कम लिखा, तो फिर आप वो ऐड करोगे। आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी बताऊंगी तो आपको वीडियो के साथ साथ सब समझ आएगा, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है पहले सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952 और 1953 में आया था, उन्होंने क्या रिपोर्ट्स दिए, ठीक है, किस पे, एग्जामिनेशन पे। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन जो है इज ऑल्सो नोन एज मोडलियर कमीशन, ठीक है। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1952 एंड 1953 में। किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इन इंडिया, ठीक है। तो क्या की पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज ओवर रिलायंस ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता था किस पे, रिटन एग्जामिनेशन पे, और किस पे, रोट लर्निंग पे। रोट लर्निंग मतलब बच्चे ज़्यादा रोट लर्न करते थे, रटा मारते थे, उनको कुछ समझ नहीं आता था एक्चुअली, वो बस मेमोराइज करते थे चीज़ें, उनको ट्रू लर्निंग उनमें नहीं होती थी, ठीक है। ट्रू लर्निंग बिल्कुल एब्सेंट थी, वो बस रटा मारते थे। और इस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, किसने, मोडलियर कमीशन ने, ठीक है। और इन्होंने बात की रिफॉर्म की, रिफॉर्म मतलब चेंज की। इन्होंने बोला हमें प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और इन्होंने बोला हमें ऐसी नॉलेज बच्चों को देनी है जो वो अंडरस्टैंड कर पाए और उसको एप्लीकेबल बनाए, प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन में उसको वो अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एग्जाम सॉरी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। इन्होंने बोला हमें साल भर बच्चों को कंटिन्यूसली एग्जाम्स लेते रहने हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको साल के एंड में बस एग्जाम ले, ऐसा नहीं करना है। हमें उनको कंटिन्यूसली एग्जाम्स लेने हैं, लाइक पीरियोडिक टेस्ट हो गया या ओरल असेसमेंट वगैरह हो गया, ऐसा इन्होंने बोला। थ्रू आउट द ईयर, इन्होंने बोला थ्रू आउट द ईयर मतलब कि साल भर इनका एग्जाम्स लेते रहना है, ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ एग्जाम स्ट्रेस, इन्होंने क्या बोला, रिकॉग्नाइजिंग द इंटेंस प्रेशर स्टूडेंट्स फेस ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम्स, द कमीशन एडवोकेटेड फॉर रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन एंड गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू कंटिन्यूस असेसमेंट। इन्होंने बोला कि बच्चों का जो प्रेशर है उन पे होता है, उसको कम करना है हमें, जो उनको फाइनल एग्जाम्स में होता है, ठीक है। और बोला कि फाइनल एग्जाम्स का वेट हमें उन पर कम करना है, हमें उन पर ज़्यादा जो मतलब स्ट्रेस नहीं डालना है। हमें उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, साल में एग्जाम्स लेते रहने हैं। जैसे आजकल होता है कॉलेज में, आपने देखा होगा 6 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं। पहले पहले क्या होता था, साल के एंड में बहुत सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता था और 12 महीने बाद या 10 महीने बाद एग्जाम देना पड़ता था। तो उससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सेमेस्टर वाइज सिस्टम आ गया, मतलब बच्चों को 6 महीने बाद एग्जाम लेना पड़ता है, 6 6 महीने बाद, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, इंक्लूजन ऑफ प्रैक्टिकल एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, द कमीशन एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। इन्होंने बोला हमें रिटन एग्जाम्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करने हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज में हो गया स्पोर्ट्स, हो गया आर्ट्स, हो गया, या बच्चों को सोशल सर्विस, सोसाइटी में कैसे वो सर्व कर सकते हैं वो उनको सिखाया गया, ठीक। मल्टीपल क्वेश्चन फॉर्मेट, इन्होंने बोला हमें मल्टीपल चॉइस टेस्ट लेने पड़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे। जैसे पहले पहले थ्योरी ज़्यादा मतलब पे फोकस किया जाता था, उनको बस डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम देने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर नया जो तरीका है, इन्होंने बात की कि हमें मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी लेना चाहिए, मतलब ऑप्शन जिन पे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने चाहिए या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए। पहले पहले क्या होता था, 10 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, उनको बड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ता था। लेकिन आजकल मतलब इन्होंने क्या बोला इस रिपोर्ट ने कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी रखो, ऐसे क्वेश्चन रखो जिसके 2 2 मार्क्स भी हो, और ऐसे क्वेश्चन भी रखो जहाँ पे 4 ऑप्शन हो, उनको एक मतलब टिक करना पड़े, ठीक है। और टीचर्स रोल इन इवैल्यूएशन, the commission underscored the importance of involving teachers in examination and evaluation process. Teachers should not only prepare students but also participate in setting and evaluating exams, ensuring fairness and relevance. इन्होंने क्या बोला, टीचर को बस बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, बल्कि उनको खुद भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, ताकि वो इंश्योर करे फेयरनेस एंड रेलिवेंस, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम बोर्ड्स, द कमीशन सजेस्टेड कि हमें क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए एग्जामिनेशन की जो अथॉरिटीज़ वगैरह है, ताकि हम बेटर अलाइनमेंट करें, ठीक है, विद लोकल नीड्स एंड कंडीशंस एंड टू प्रिवेंट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ठीक। कोठारी कमीशन, ठीक है। तो कोठारी कमीशन का जो 1964 to 1966
का रिपोर्ट था, उसमें एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे। कमीशन ने कहा कि जो एग्ज़ाम्स हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है उनको स्टूडेंट्स के ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट को असेस करना चाहिए, ना कि सिर्फ याद करने की एबिलिटी को। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट इज टेस्ट अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। कोठारी कमीशन ने कहा था कि एग्जाम्स का पर्पस सिर्फ याद की गई चीज़ों को लिखवाना नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट साइंस पढ़ रहा है, ठीक है, तो एग्जाम्स ऐसे होने चाहिए जिसमें वो अपनी नॉलेज को किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर सके। जैसे अगर ये केमिकल रिएक्शन हो तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन लाइक डिफाइन केमिकल रिएक्शन। सजेशन ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट, इन्होंने भी बोला कंटिन्यूसली असेस होना चाहिए बच्चे। एक और पॉइंट जो कमीशन ने हाईलाइट किया वो था कि एग्जाम सिर्फ ईयर एंड में नहीं होने चाहिए बल्कि उनको साथ साथ असेस भी करना है। यूज़ ऑफ मल्टीपल टाइप टेस्ट, सारी कमीशन ने कुछ सेम पॉइंट्स भी बोले बट कुछ डिफरेंट भी थे, ठीक। मल्टीपल चॉइस में सिर्फ एक फाइनल रिटन एग्जाम की जगह मल्टीपल तरह के असेसमेंट होने चाहिए, जैसे ग्रुप डिस्कशन, वाइवा, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए अगर एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसको सिर्फ लिखने के अलावा ऑरली एक्सप्लेन करने का भी मौका मिलना चाहिए, जैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट था, ठीक। आपने ज़्यादा कमेंट्स में बताया था कि आप ठीक ठीक करते हो, सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राई टू अवॉइड। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 का रिपोर्ट था, तो इन्होंने बोला था प्रेशर फ्री एजुकेशन। NPE 1986 ने कहा कि स्टूडेंट्स पर एग्जाम्स का अननेसेसरी प्रेशर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसका पूरा एकेडमिक ईयर ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए पॉलिसी ने कंटिन्यूस वैल्यूएशन सिस्टम को प्रमोट किया, जिसमें स्टूडेंट्स का पूरा साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है, ना कि सिर्फ एक फाइनल। सेम, ओके। आप अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको कुछ और मटेरियल भी दिखाऊंगी, अगर आपको वहाँ पे अच्छा लगा वही मटेरियल तो आप वही लिख सकते हो, ठीक। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। NPE ने ये भी रिकमेंड किया था कि स्टूडेंट्स को मल्टीपल चांसेस दिए जाए अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स के एक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया तो उसको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो अपना स्कोर इंप्रूव करे। मोर प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड, पॉलिसी ने कहा था कि एग्ज़ाम सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होने चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स को भी टेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहा है तो उसके एग्ज़ाम में थ्योरी के साथ साथ लैब वर्क, ठीक है, लैब वर्क या एक्सपेरिमेंट्स का भी पार्ट होना चाहिए ताकि उसकी रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग चेक की जा सके। रिफॉर्म्स इन मार्किंग सिस्टम, पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिर्फ मार्क्स को इम्पोर्टेंस देना गलत है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी और स्किल्स को भी देखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स या आर्ट्स में अच्छा है उसके लिए भी सिस्टम में फेयर असेसमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ओपन बुक सिस्टम भी। क्या बोला इन्होंने, पहले हम ये फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। NPE ने 1986 में कहा था कि एग्ज़ाम सिर्फ याद की गई चीज़ों को टेस्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एग्ज़ाम में एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया जाता है तो सिर्फ फार्मूला याद करने से नहीं बल्कि स्टूडेंट को ये समझाना चाहिए कि प्रॉब्लम को कैसे लॉजिकली सॉल्व करना है। ये रोट लर्निंग के कल्चर को कम करता है और स्टूडेंट्स की रियल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन बुक एग्जाम्स, पॉलिसी में ये सजेशन भी दिया गया था कि कुछ एग्जाम्स ओपन बुक हो सकते हैं जहां स्टूडेंट्स को किताब या नोट्स यूज़ करने की परमिशन हो। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसका पर्पज़ ये था कि स्टूडेंट्स को याद करने का प्रेशर कम हो और ज़्यादा फोकस अपनी सोच, ठीक है, अपनी सोच और एनालिसिस पर करें। फॉर एग्जाम्पल, एक लिटरेचर या हिस्ट्री का पेपर अगर ओपन बुक होता तो स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट डेट्स या डेफिनेशन याद करने के बजाय कंसेप्ट्स पर फोकस करने का मौका मिलता। रिड्यूसिंग एग्जाम एंग्जाइटी, रिकग्नाइज किया कि एग्जाम स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। इसलिए पॉलिसी ने रिकमेंड किया था कि एग्जाम्स का पैटर्न ऐसा हो जिसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। प्रमोट्स को करिकुलर एक्टिविटी, इसने क्या कहा था, असेसमेंट सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बेस नहीं होनी चाहिए बल्कि को करिकुलर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स और म्यूज़िक भी कंसिडर होना चाहिए। देन नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क,
इन्होंने भी बोला कि हमें शिफ्ट करना चाहिए रोट लर्निंग से, और हमें कंटिन्यूसली इवेलुएट करना है बच्चों को, मतलब साल भर एग्जाम्स लेते रहने हैं, और फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट हमें करना है। फॉर्मेटिव में मतलब साल भर हमें एग्जाम्स कंटिन्यूसली लेते रहना है, वीक के बाद या हफ्ते सॉरी कुछ दिनों बाद या हफ्ते बाद या महीने बाद। और समेटिव हो गया फाइनल एंड टर्म हमें एग्जाम्स लेने हैं, प्रेशर रिड्यूस करना है और फ्लेक्सिबिलिटी हमें एग्जाम्स में देनी है। और इन्होंने क्या बोला, पोर्टफोलियो बेस्ड, ठीक है। पोर्टफोलियो बेस्ड मतलब कि एनसीएफ, इन्होंने क्या कहा, एनसीएफ ने पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट का भी आइडिया दिया, जिसमें स्टूडेंट्स अपने साल भर के एग्जाम्स को एक जगह जमा करते हैं, जैसे ड्राइंग्स हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हो गया या एसेज, और टीचर्स उस पोर्टफोलियो के बेसिस पर असेस करते हैं। इससे स्टूडेंट्स का रियल लर्निंग और क्रिएटिविटी समझने का बेटर मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्ट स्टूडेंट अपनी पेंटिंग या क्राफ्ट वर्क का पोर्टफोलियो बनाकर अपनी स्किल्स को शोकेस करता है, जो ट्रेडिशनल एग्जाम से पॉसिबल नहीं होता है। जब एक बच्चा पोर्टफोलियो में सारी अपनी चीज़ें जो उसने साल भर की वो सेव रखेगा, तो टीचर्स उस टाइम जो एग्ज़ाम है उस टाइम के बेसिस पे उनको जज नहीं करेंगे, बल्कि साल भर उन्होंने जो अचीवमेंट की है वो देखेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि एग्जाम्स में ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। जैसे अगर एक स्टूडेंट से पूछा जाए गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आज के समाज पर क्या असर है, तो स्टूडेंट्स अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, न कि एक फिक्स्ड आंसर देना होगा। इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट किया जा सकता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर का रोल जो है वो रिड्यूस करना है, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफर्ट और फेमिलियर एनवायरनमेंट में असेस किया जा सके। अगर स्टूडेंट्स अपने रेगुलर टीचर के अंडर असेस होते हैं, तो वो स्ट्रेस फ्री क्या रहते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, और उनका रियल पोटेंशियल दिखाने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल, वाइवा या प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम स्टूडेंट्स अपने टीचर के सामने ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, जिससे वो अपने स्किल्स को अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं। एम्फेसाइजिंग लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज इन असेसमेंट, तो एनसीएफ ने एग्जाम्स को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज तक सीमित नहीं करने का सजेस्ट किया, बल्कि लाइफ स्किल्स और मॉरल वैल्यूज़ को भी असेस करने का कंसेप्ट दिया। फॉर एग्जांपल के लिए एक सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंस में स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जाए जो उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टीम वर्क या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करें। जैसे आप अपने कम्युनिटी में सफाई अभियान कैसे शुरू करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर होगा, इससे स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। तो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम की बात की। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और पेस के हिसाब से लर्निंग और एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक। असेसमेंट ऑफ ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेशन, इन्होंने क्या बोला कि ये रेकमेंड किया था कि सिर्फ इंडिविजुअल एग्जाम्स पर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रुप वर्क और कोलैबोरेशन को भी असेस करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, या अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, अगर स्टूडेंट्स एक साइंस प्रोजेक्ट पर टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क, अगर स्टूडेंट्स एक साइंस प्रोजेक्ट पर टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका टीम वर्क और ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इवैल्यूएट का पार्ट होना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स के लीडरशिप और कॉपरेशन, ठीक है, लीडरशिप और कॉपरेशन स्किल्स को भी प्रमोट किया जाता है। पर्सनलाइज्ड फीडबैक, जो टीचर है ऐसा फीडबैक देना चाहिए, मतलब सबके सामने नहीं, सजेस्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स स्ट्रेस फ्री रहेंगे। टीचर जो है फीडबैक इंडिविजुअली देगा तो वो अच्छा रहता है, ये नहीं कि सबके सामने डांट दिया या कुछ और कर दिया, ठीक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ये थे ऑन एग्जाम्स। इन जनरल मैंने सजेशंस बोली, इन्होंने एग्जाम्स के बारे में क्या बोला। अगर आप देखोगे अभी तक ओवरऑल सबने एक ही चीज़ कहा था कि रोट लर्निंग से हमें शिफ्ट करना है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट हमें इंक्लूड करना है, कंटिन्यूसली बच्चों को साल भर एग्जाम्स लेते रहने हैं, ये नहीं कि एंड में। तो ये था सेम सबका, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट भी था। तो अब हम यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे कि क्या क्या है इन कमीशंस में। पहले मैंने बोला ऑल्सो कॉल्ड एज मुडलियर कमीशन, तो किसके नाम पे इसको ये नाम पड़ गया, चेयरमैन जो उस टाइम के थे इस कमीशन के, डॉक्टर लक्ष्मण वानी मुडलियर, ठीक है। और जो है वो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के 23 सितंबर 1952। तो ये आप और आगे देखना। जो है द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1953। रिपोर्ट कंटेन्स, इस रिपोर्ट में क्या थे, 15 चैप्टर, 10 मेंबर्स एंड 10 अपेंडिसेस। ये आप देख लेना आगे। इस कमेटी ने बहुत ही ज़ील और हार्डवर्क के साथ ये स्टार्ट किया था। रिकमेंडेशन, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, बच्चों में डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलप करनी है। ये जनरल है, वो एग्जाम्स के बेसिस पे थे, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों में एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करनी है इन द इंस्टीट्यूट्स।
बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है कल को वो अच्छे लीडर बन पाए, ठीक है। और उनकी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी रिलेटेड टू वोकेशनल मतलब इंप्रूव करनी है। उनको ऐसी एजुकेशन देनी है, उनको पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी देनी है। मतलब कल को अगर वो किसी स्कूल से निकल के किस फील्ड में वो फिट हो सकते हैं, अपनी जॉब या वगैरह वो कैसे गेन कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज़ जो है सोशल वैल्यूज़ वगैरह वो उनमें इंक्लूड करने हैं। मेन रिकमेंडेशन क्या थी ये आप देख सकते हैं। या वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग होगा, तो अगर आप चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं। रिगार्डिंग मेथड ऑफ टीचिंग, एक टीचर को कैसे पढ़ाना है लव एंड अफेक्शन के साथ। एग्जामिनेशन, ये आप यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, सिंबॉलिक मार्किंग सिस्टम। जैसे क्या करना है, सिंबॉलिक मार्किंग सिस्टम ए, जैसे देखते हैं मार्क्स कार्ड पे वहाँ पे होता है ए फॉर एक्सलेंट या ए प्लस प्लस आउटस्टैंडिंग, ऐसा कुछ करके। तो ये आप देखना बी होता है एवरेज और अबव एवरेज, ऐसा इन्होंने बोला था। रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, स्कूल फॉर गर्ल्स, उनको होम साइंस वगैरह सिखाना है। मॉडल एयर कमीशन की रिकमेंडेशन थी जनरल में। तो ये कुछ और एग्जामिनेशन के रिलेटेड था, सेम वही है। क्रैमिंग वगैरह कम करने हैं, डिस्करेज उन्होंने क्रैमिंग की थी, मतलब रोट लर्निंग। कोठारी कमीशन, उसके बारे में किसके लीडरशिप में ये हुआ था, डॉक्टर डी एस कोठारी। इसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, ठीक है। और एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट कमीशन स्पेंड अबाउट 100 ईयर्स इस कमीशन ने स्पेंड किए ऑब्जर्व करने में, या स्कूल्स को टीचर्स से एजुकेशन जो है उनसे डिस्कस करके इन्होंने 100 ईयर्स लिए, ताकि ये अच्छे से ऑब्जर्व करके लास्ट में रिपोर्ट सबमिट करें। ये थे इन जनरल इनकी रिकमेंडेशंस। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, हमें बच्चों में स्किल्स वगैरह वर्क एक्सपीरियंस वो इंक्लूड करनी है, प्रोडक्टिविटी पे हमें ध्यान देना है, ताकि कल को वो क्या करे, किसी इंडस्ट्री में काम करे, किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में अच्छे से काम करे। ये नहीं कि बस उन्होंने पढ़ा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट, उनको नेशनल फीलिंग जनरेट करनी है बच्चों में। एजुकेशन रिलेटेड टू लाइफ, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, बच्चों को अपनी नॉलेज, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज देने के साथ साथ जो मतलब अपनी सोसाइटी के रिलेटेड की नॉलेज के साथ साथ उनको मॉडर्नाइज भी करना है, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में भी बताना है, ताकि वो पेस अपनी जो है उसको बढ़ा सके। स्पिरिचुअल सोशल नॉलेज भी देनी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन्होंने रिकमेंड किया था प्री प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर्स करने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और चाइल्ड प्ले सेंटर्स भी हमें बनाने हैं। और रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने क्या बोला, ट्यूशन फी शुड भी अबॉलिश, ये सारा अबॉलिश होना चाहिए, ट्यूशन फी वगैरह खत्म होना चाहिए। फ्री टेक्स्ट बुक्स इन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें, स्कॉलरशिप्स वगैरह भी इनको प्रोवाइड करनी है बच्चों को। और सेकेंडरी एजुकेशन के रिलेटेड इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों को हमें देनी है वोकेशनलाइज्ड एजुकेशन, मतलब कि ऐसी एजुकेशन की वो जब स्कूल से निकलेंगे तो उनका कोई फ्यूचर सेट होना चाहिए। रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन्होंने बोला प्रोडक्टिविटी हमें जनरेट करनी है। ये और भी इनके कुछ ये रिकमेंडेशंस थी, ये आप देख लेना। रिगार्डिंग टीचर्स के बारे में इन्होंने बोला कि अगर टीचर्स ठीक होंगे तो एजुकेशन भी वो अच्छे से दे पाएंगे, तो इन्होंने बोला उनकी अच्छे से जो है पे स्केल उनकी बढ़ाओ, ठीक है। और वो टीचर जो अर्बन एरियाज़ के हैं और वो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटीज़ बढ़ाओ। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसको द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पॉपुलरली नोन एज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ मैग्ना कार्टा, ठीक है, ऑफ द एजुकेशन फॉर द डेज टू कम। बिकॉज इसको मैग्ना कार्टा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाई एग्जाम मतलब एजुकेशन फील्ड में, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में 10,000 वर्ड्स हैं जो स्प्रेड ओवर 19 पेजेस पे हैं एंड इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स विद 157 आर्टिकल्स कीपिंग इन व्यू द न्यू ट्रेंड ऑफ द 21st सेंचुरी को मद्देनजर रखते हुए इसमें बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन फील्ड के रिलेटेड थी, ठीक है। द कॉल फॉर द न्यू पॉलिसी वॉज फर्स्ट गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने ये मतलब इसमें बहुत सारा ये किया था पार्टिसिपेट इन हिज ब्रॉड्स टू द नेशन ऑन, कब किया था, जनवरी 5, 1985। तो ये आप पढ़ना। फिर रिकमेंडेशंस, ऑल राउंड डेवलपमेंट वगैरह हमें करनी है, मैन पावर डेवलपमेंट करना है, मतलब कि हमें इकोनॉमी बढ़ानी है, ऐसी एजुकेशन देनी है बच्चों को, और ऐसी एजुकेशन देनी है जहाँ पे कास्ट कलर या सेक्स के बेसिस पे बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन ना हो या स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, सबको सेम एजुकेशन देनी है, पहले मैंने बोला डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है डिफरेंट लेवल्स, हमें एजुकेशन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे रीऑर्गेनाइज करनी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिलेशन इनटू ईयर्स ऑफ एज, स्कूल फैसिलिटीज़ भी बढ़ानी है, ये इस जो है एनपीई ने रिकमेंड किया था। आपको ये भी अगर अच्छे से समझना है तो आप कमेंट्स में बताएं। कुछ और रिकमेंडेशन थी इस एनपीई के जो ज़रिए आई थी।
लर्निंग विदाउट बर्डन एनसीएफ ने बोला था, ठीक है। ऐसा करिकुलम हमें बनाना है जो बर्डन के बगैर होगा। पहले ज़्यादा होता था बच्चों के सिलेबस में, लेकिन आजकल कम हो रहा है, तो ये इन्होंने रिकमेंड किया था। NPE 1986 असाइंड ए स्पेशल रोल टू NCERT को इन्होंने स्पेशल रोल दिया था ताकि वो प्रिपेयर करे और प्रमोट करे NCF को, ठीक है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट, लर्निंग विदाउट बर्डन ऑब्जर्व दैट लर्निंग हैज़ बिकम ए सोर्स ऑफ बर्डन। लर्निंग बर्डन होना नहीं होना चाहिए बच्चों को। एग्जाम्स नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने पहले भी बोला, इन्होंने क्या बोला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एग्जाम। ये मैंने सारा पहले ही बोला। एग्जाम्स के रिलेटेड इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, इन्होंने ये बोला डू नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग ऑफ एवरीबॉडी इन एवरी सब्जेक्ट, मतलब कि एक बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा हो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि किसी में एक पर्टिकुलर खासियत होती है, वो ऑब्जर्व करो। ये नहीं कि हर किसी बच्चे में हर कोई सब्जेक्ट में वो अच्छा होना चाहिए। कोई रिटेन एग्जाम में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन वो आर्ट्स म्यूजिक फील्ड में अच्छा कुछ कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हेन एग्जाम्स आर टेकन, फ्लेक्सिबिलिटी हमें देनी है बच्चों को, ठीक है। ग्रेड्स वगैरह हमें देने हैं। तो ये कुछ था। तो चलिए, अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा, ये आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। जो एग्जाम्स पे रिकमेंडेशन है वहीं पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये अगर आप इन जनरल ये चाहते हो लिखना एग्जाम है तो आप ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप सेपरेट वीडियो इस वाले मटेरियल पे चाहते हो तो आप कमेंट्स में बताना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।